Hello everyone. In today's 12th Commerce Economic Lecture, we are currently looking at supply analysis. Almost we have covered with maximum portion of that chapter, and now moving towards expansion and variation. So let us move on towards the textbook on page number 41. So in the last lecture, we have covered backward bending supply curve. ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व में हमने ये एक्सप्लेनेशन देखा कि हमारा जो लेबर होता है, सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है ना, अप टू सर्टेन पीरियड जैसे जैसे हम उसका वेज रेट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो अपना एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, बट अप टू सर्टेन लेवल। एक लेवल ऐसा आ जाता है जब वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, और जब हम वेजेस इंक्रीज भी करते हैं तो वो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने की बजाय वो क्या करता है, नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज कर देता है ना। नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज नहीं करता, नंबर ऑफ आवर्स को डिक्रीज करते जाता है। और यहाँ पर हमें एक ऐसा ग्राफ मिलता है जहां पर हमें देखने मिलता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट एस ए ये पहले अपवर्ड मूविंग था, और बाद में जब वेजेस इंक्रीज हो गया 200 से 300 हो गया तो वो ए से वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। और ऐसे केस में हमको दिखाई देता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का। तो नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अस इज वेरिएशन इन सप्लाई। आपको डिमांड चैप्टर में याद होगा, हमने डिमांड चैप्टर में वेरिएशन इन डिमांड ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया था। वैसे ही यहां पर हम देख रहे हैं वेरिएशन इन सप्लाई। तो क्या है वेरिएशन इन सप्लाई? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वराइज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है तो उसे क्या कहते हैं, वेरिएशन इन सप्लाई। और ऐसे समय पर अदर फैक्टर्स जो हैं उसे हम क्या समझेंगे, उसे हम कांस्टेंट समझेंगे, दे आर कांस्टेंट, है ना। तो जब आप डिटर्मिनेंट्स देखते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, हमने डिटर्मिनेंट्स कवर किया था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो उसके अंदर हमने यहां पर देखिए इसको जो ऑप्शनल पार्ट में रखा है उसमें सबसे पहला डिटरमिनेंट क्या है, प्राइस है। और प्राइस के अलावा बाकी सब जो है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल कंडीशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एंड देन वी हैव अदर फैक्टर्स एंड एटसेट्रा। जो भी अदर फैक्टर है, मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर है ना उनमें कोई चेंज नहीं आया, वो कांस्टेंट है, वो जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। चेंज किस में आया, चेंज प्राइस में आया। प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आता है तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन सप्लाई। तो ये दो टाइप का होता है ऑब्वियसली, इंक्रीज होगा तो एक्सपांशन और डिक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक्सपांशन को हम देख लेते हैं। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस के बढ़ने की वजह से हमने सप्लाई बढ़ा दिया तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी के फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एक्सपांशन इन सप्लाई लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू अ राइज इन प्राइस। मतलब हमारा जो सप्लाई कर्व है वो सेम रहेगा, कोई नया सप्लाई कर्व जनरेट नहीं होगा। उसी पर्टिकुलर सप्लाई कर्व में हमें एक डिफरेंट पॉइंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल नीचे जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, पहले जब प्राइस P था तो हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे Q, तो हमें पॉइंट कौन सा मिला सप्लाई कर्व पे, M। अब प्राइस हमने यहां पर हमें बेटर प्राइस मिल रहा है, प्राइस P से P1 हो गया तो हम भी सप्लाई Q से Q1 कर रहे हैं, हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। हमने क्यों क्वांटिटी इंक्रीज की, प्राइस के बढ़ने की वजह से।
तो जो पहले हम यहाँ पॉइंट एम पे थे, अब हम पॉइंट एन पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? एन पे। तो सप्लाई कर्व सेम है, सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन सप्लाई कर्व में कोई नया सप्लाई कर्व ऐसा जनरेट हुआ क्या? आंसर इज नो। ठीक है, तो जब एक्सपांशन होता है सप्लाई कर्व रिमेन सेम, सिर्फ उस पे का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। गेटिंग इट? सिमिलरली अगर वहां पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू a fall in the quantity supplied due to fall in the price of a commodity। क्वांटिटी हमने कम कर दी, रिड्यूस कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि प्राइस कम हो गया था, प्राइस रिड्यूस हो गया था। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी फैक्टर सेम है। In the case contraction of supply, there is a downward movement of the same supply curve. It is shown in figure। देखो डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सेंस क्या हो जाता है यहाँ पर? पहले प्राइस कितना था? प्राइस था P, बराबर है, और हम सप्लाई कितना करते थे? ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई करते थे Q, लेकिन सामने वाले ने प्राइस रिड्यूस कर दिया P से, अब वो हमें P2 का प्राइस दे रहा है, मतलब उसने प्राइस कम कर दिया, हमने भी सप्लाई क्या कर दिया? कम कर दिया, Q से Q2 कर दिया। ठीक है ना? तो जो Q2 कर दिया, तो पहले हमारा पॉइंट सप्लाई पे N पे था, अब वो पॉइंट रिड्यूस होके कहां पर आ गया? M पे। ठीक है, तो यही हमको कॉन्ट्रैक्शन में देखने को मिलता है। In the figure, quantity supplied is shown on the x-axis and price is shown on the y-axis. Quantity supplied falls from OQ to OQ2 with a fall in price from OP to OP2, resulting in downward movement from N to M on the same supply curve SS। तो यहाँ पर हमारा सप्लाई कर्व क्या है? सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई कर्व इज सेम। इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन अब हम देख रहे हैं चेंज इन सप्लाई। जब हम चेंज की बात करते हैं तो इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? इंक्रीज डिक्रीज की। और यहां पर जो फैक्टर है जिसमें चेंज आ रहा है वो है अदर देन प्राइस। प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, बट other things will change, and due to that there is a change in quantity of supply. When other factors change and price remain constant, it is known as change in supply। it is known as change in supply। there are two types of changes। एक होता है increase। अब यहां पर आप जब ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ग्राफ में क्या हो जाएगा? यहां पर एक नया सप्लाई कर्व एमर्ज होगा। तो इंक्रीज इन सप्लाई पहले रीड करते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई, increase in supply refers to rise in the supply of a given commodity, rise in the supply of a given commodity due to favorable change in other factors such as fall in price of input, fall in tax rate, technological upgradation etc, while price remain constant। जबकि प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब यहां पर प्राइस सेम है और क्या चेंज हो रहा है? अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। और कैसे चेंज हो रहे हैं? फेवरेबल चेंज मिल रहा है, मतलब वो हमारे फेवर में है। और जब वो हमारे फेवर में होगा तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। ठीक है, सो राइज इन सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी, सप्लाई बढ़ गया ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर। दूसरे फैक्टर मतलब प्राइस को छोड़ करके जो बाकी फैक्टर थे उसमें चेंज हो रहा है, फेवरेबल चेंज हो रहा है। सच एज फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है उनका कॉस्ट कम हो गया। अभी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमको बेटर प्राइस मिलेगा ना। फॉल इन टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या हो गया? घट गया, हमारा फायदा ज्यादा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, अब हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कम कॉस्ट में। वाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। ओके, द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। देखो जो सप्लाई कर्व था वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व से राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो इसको ग्राफ में हम यहां पर देख रहे हैं, डायग्राम देखिए। यहां पर
आपको क्वांटिटी सप्लाइड दिया है एक्स एक्सिस पे और आपको प्राइस दिया है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जब हमारा प्राइस पी है, हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं क्यू, बट प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है उसके अंदर चेंज हुआ, तो हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर चेंज होने की वजह से हमने अपना सप्लाई क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो हम पहले क्वांटिटी क्यू सप्लाई कर रहे थे, अब हम Q1 तक सप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। इसकी वजह से हमारा ये जो पर्टिकुलर डिमांड कर्व था ये शिफ्ट हो गया और हमें एक हमारा जो ये सप्लाई कर्व था ये शिफ्ट हो गया और अभी हमें एक नया सप्लाई कर्व मिला, ठीक है। तो पॉइंट एम से पॉइंट एन की तरफ जाने के लिए हमें एक नया सप्लाई कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा जो शिफ्ट होता है राइटवर्ड, राइट साइड में, ठीक है ना। कहां शिफ्ट होता है, राइट साइड में वो शिफ्ट होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस, सप्लाई राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। तो सप्लाई हम पहले OQ तक करते थे, अब OQ से OQ1 तक कर रहे हैं, जबकि प्राइस क्या है, सेम है, रिजल्टिंग इन एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। तो जो मेन सप्लाई कर्व से हमारा जो कर्व था वो शिफ्ट हो गया S1 तक, ठीक है। From SS to S1 it is known as increase in supply, इसे क्या बोलते हैं, increase in supply। और similarly जब डिक्रीज होगा तो decrease in supply। Decrease in supply refers to a fall in the supply of a given commodity due to unfavorable change in other factors such as increase in the price of input मतलब raw material का price बढ़ गया, increase in tax rate increase हो गया, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड हो गई, अब हमसे कोई नहीं खरीदता, स्ट्राइक बाय वर्कर का स्ट्राइक हो गया, व्हाइल प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जबकि प्राइस अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। द सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, तो इसमें क्या हो जाता है, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं प्राइस इज कांस्टेंट और पहले हम क्वांटिटी OQ सप्लाई करते थे, अब OQ2 ये सप्लाई करते हैं। तो जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व था उससे हमें लेफ्ट में शिफ्ट होना पड़ा, S2 है ना। तो पॉइंट M से N की तरफ हम शिफ्ट हो गए विद अ न्यू सप्लाई कर्व, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको इसी तरीके से देना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और सप्लाई फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2 एट द सेम प्राइस OP, रिजल्टिंग इनवर्ड शिफ्ट, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, जबकि इंक्रीज हो रहा था तो बाहर की तरफ जा रहा था, अभी डिक्रीज हो रहा है तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, टू द लेफ्ट फ्रॉम SS टू S2 इट इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई, और इसी को डिक्रीज इन सप्लाई बोला जाता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू बहुत ही सिंपल चीज है, हर घर में ये होता है, आपने भी कई बार किया हुआ है। तो ये जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू है ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, अभी एग्जांपल देंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट कंसेप्ट व्हेन एन एंटरप्रेन्योर undertakes an act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, कैपिटल एक्सेट्रा। ऑब्वियसली कोई एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, वो बहुत सारे इनपुट्स लगाता है अपनी तरफ से, रॉ मटेरियल हो चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो, ही हैज टू मेक पेमेंट फॉर सच इनपुट, और इसके लिए उसको एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दिस इनपुट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द नीड ऑफ आउटपुट। तो क्या बता दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन नीड ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे फिनिश गुड्स या आउटपुट की जरूरतें बढ़ेंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर एज फॉलोज। तो 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है टोटल कॉस्ट। क्या होता है टोटल कॉस्ट? Total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production
रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो ओवरऑल कॉस्ट एक्सपेंडिचर हमने इंकर किया ना, इसे बोला जाता है टोटल कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। टोटल कॉस्ट is the sum of total fixed cost and total variable cost at the various level of output। तो आउटपुट बनाते बनाते आपको क्या करना होता है, आपको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करना होता है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट इंकर करना होता है, और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टोटल कॉस्ट। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर मास्क मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट ओपन कर रहे हैं, और ये जो मास्क होता है उसके लिए हमारा जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारे लिए होता है क्लॉथ। ठीक है, तो जो क्लॉथ है वो हम परचेस करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, और हमारा खर्चा कहाँ पर आएगा, सपोज जहां पर हम लोग ने ये यूनिट पुट किया है उस स्पेस का हमें रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या पे करना पड़ रहा है, रेंट पे करना पड़ रहा है। और रेंट कितना है, मैं बहुत ही नॉमिनल एग्जांपल लेता हूं ताकि हमको समझ में आए, इसका सच्ची घटना के साथ कोई संबंध नहीं। रेंट इज 2000। ठीक है, ये हम रेंट पे करते हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, अभी जो हमारे पास लेबर है या वर्कर है ना, जो सीविंग मशीन चलाएगा और सिलाई करेगा, कटिंग करेगा, तो मैं सबको लेबर में काउंट कर लेता हूं। अभी लेबर दो टाइप के हो सकते हैं, एक लेबर होता है फिक्स्ड लेबर, मतलब मैं उसको महीने का फिक्स्ड पेमेंट दूंगा सैलरी बेसिस पे, और दूसरा लेबर होता है पर यूनिट बेसिस। तो ऐसे दो टाइप के लेबर हम रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है, मैं मेरे फायदे के लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं फिक्स्ड लेबर रख रहा हूं। मैंने यहाँ पर उनको बोल दिया है कि आपको मंथली 5000 रुपीज पे किया जाएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, और आपको कितना काम करना है, वहां पर 10 आवर्स का काम आपको करना है। ठीक है, ये लेबर का हो गया। अच्छा, तो क्या क्या हो गया, देखो क्लोथ आ गया अपने पास, और रेंट हम पे कर रहे हैं 2000, लेबर का हमको 5000 पे करना पड़ रहा है। तो जो क्लोथ है, मैं मंथली बेसिस पे यहाँ पर वर्कआउट करता हूँ कि क्लोथ को हम स्पेंड करते हैं सपोज 5000 रुपीज, ये हम क्लोथ पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब ये स्पेंड करने के बाद हम हमारे पास यूनिट यूनिट मतलब कितने मास्क बने। सपोज हमारे पास यहाँ पर हम पहले टोटल ले लेते हैं, रेंट है 5000 का, सॉरी क्लोथ है 5000 का, रेंट है 2000 का, और लेबर को 5000। तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं 12000 रुपीज। ठीक है, कितना पे करें, 12000 रुपीज। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी बना दी 1000 मास्क। कितने बना दिए, 1000 मास्क। ये क्या है, यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट 1000 मास्क हमने ऐसे प्रिपेयर कर दिए। ठीक है, अच्छा, अभी अगर मैं ये 1000 मास्क मार्केट में सेल करूं, एक मास्क मैं सेल करता हूं 20 रुपीज में, तो 1000 इंटू 20, तो महीने भर में मेरे को कितना इनकम जनरेट हो गया, 20,000। 20,000 इज माई इनकम। ठीक है ना, और मुझे प्रॉफिट की मैं बात करता हूं, तो प्रॉफिट कितना हो गया बोलो, प्रॉफिट इज 8000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर जब मैं बात करूंगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, टोटल कॉस्ट इज 12000। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट के अंदर कुछ कॉस्ट कैसे होते हैं, फिक्स्ड इन नेचर, और कुछ कॉस्ट कैसे होते हैं, वेरिएबल इन नेचर। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं अगर 1000 यूनिट बनाऊं, या मैं अगर 2000 यूनिट बनाऊं, या मैं अगर 5000 यूनिट बनाऊं, तो भी मुझे रेंट तो 2000 ही पे करना है, हाँ या ना।
मेरा जो वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसका रेंट तो मुझको कितना पे करना है, 2000 ही पे करना है। तो ये जो रेंट मुझे पे करना है और मुझे ये लेबर को जो देना है, ये क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, बराबर है। तो इसे मैं बोलूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके ऊपर प्रोडक्शन का कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में सब कुछ बंद है ना, हमने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया, तो फिर रेंट पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मैंने जो लेबर रख करके बुलाया था उसको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। भाई मैं उसको काम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी गलत मेरा मिस्टेक है, बट सामने वाला अगर उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है और उसको मैंने बोला हुआ है काम होगा नहीं होगा आपको पैसा मिलेगा, है ना, तो मैं मुझको उसको देना पड़ेगा। तो ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्शन हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, ये मुझे पे करना पड़ेगा। बट यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाएगा वो तो किस पे डिपेंड करता है, मशीन कितनी चलती है। तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा, हाँ या ना। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये जो क्लोथ है ना, कपड़ा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, गेटिंग इट। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये यहां पर ये जो पर्टिकुलर कपड़ा है मास्क बनाने के लिए ज्यादा लगेगा, तो इसे मैं बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलूंगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, विच चेंज एज पर द प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीजेस, variable cost also increases, production decreases, variable cost also decreases। तो जब मैं ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करता हूं तब मुझे जाकर के मिलता है टोटल कॉस्ट। तो यहां पर वही बोला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमने एग्जांपल लिया कि टोटल कॉस्ट कितना, फिक्स्ड कॉस्ट कितना, वेरिएबल कॉस्ट कितना, है ना, तो उससे हमको क्लियर हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक क्लासेस रन कर रहा हूं, क्लासेस का मुझे रेंट पे करना है 5000 रुपीज एग्जाम्पल, तो उस क्लास में 10 बच्चे आए, 20 बच्चे आए या 30 बच्चे आए, रेंट तो मुझको उतना ही पे करना है 5000। तो ये 5000 रुपीज मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। बट मुझे बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, नोट्स। तो बच्चों को मैं नोट्स देता हूं, 10 बच्चे आएंगे तो 10 बच्चों को नोट्स देना पड़ेगा, 20 बच्चे आएंगे तो 20 बच्चों को नोट्स देना पड़ेगा, 30 बच्चे आएंगे तो 30 बच्चों को नोट्स देना पड़ेगा। ये क्या है, ये है वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रहा है, मोर प्रोडक्शन मोर वेरिएबल कॉस्ट, less production less variable cost, the cost which is changes as per the number of production or size of production is called as variable cost। so total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost। तो देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है, total fixed cost are those expenses of production which are incurred on fixed factors such as land। फिक्स्ड फैक्टर पे करते हैं, जैसे मशीनरी है ना, आपको आपने मशीन यूज किया या नहीं किया, डेप्रिसिएशन तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। आपने लैंड यूज किया या नहीं किया, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस of production which are incurred on variable factors such as labor, raw material, power, fuel, है ना। जो फैक्ट्री के वर्कर होते हैं ना उनको हम यूनिट वाइज पे करते हैं, मतलब आप 10 प्रोडक्ट बनाएंगे तो 10 के हिसाब से पैसा लेके जाओ, आपने 100 प्रोडक्ट बनाया तो 100 के हिसाब से पैसा लेकर के जाओ। तो वो क्या हो जाता है, वेरिएबल। जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा हम पे करेंगे। रॉ मटेरियल भी वैसे लगता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। पावर इलेक्ट्रिसिटी भी वैसे लगेगी, फ्यूल भी वैसे लगेगा। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है,
हमने समझ लिया टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है। देखो एवरेज कॉस्ट, आप जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ठीक है ना। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें, ठीक है ना, जो मास का एग्जांपल लिया था, हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, वो था 12,000। हाउ मच इट वाज, टोटल कॉस्ट वाज 12,000। और यहां पर नंबर ऑफ यूनिट की हम बात करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो वो कितना था 1000। तो मेरा एक एक मास्क कितने का हो गया, 12,000 डिवाइड बाय 1000, 0 0 0 0 0 0, कितना बचा 12। तो 12 रुपीज पर यूनिट, 12 रुपीज मतलब एक मास्क मेरा 12 रुपए में बनता है और मैं उसको बेचता कितने में हूं, 20 रुपीज में। तो ये जो 12 रुपीज है, ये क्या है, ये है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। गेटिंग इट, कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां पर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, इन्होंने भी एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स, 40 यूनिट आप कुछ बना रहे हो जिसका कॉस्ट कितना बैठा 800, है ना। तो 800 डिवाइड बाय 40 आपको मालूम पड़ेगा 20 रुपीज पर यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट, या आप बोल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको अलग से इसको नाम देना है एवरेज कॉस्ट को, तो आप क्या नाम दे सकते हो, इस कॉस्ट को मैं क्या नाम दूं, तो इस एवरेज कॉस्ट को मैं नाम दूंगा कॉस्ट पर यूनिट। ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। अब आ गया मार्जिनल कॉस्ट, ये बहुत ही सिंपल है, जो आपने यूटिलिटी में किया था ना। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको कॉस्ट कितना लगता है, ठीक है ना। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको कितना कॉस्ट लगता है, उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपको ये बात ना अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी मेरा ये क्लासरूम है, बराबर है। अब यहां पर हम कुछ बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं। सपोज क्लासरूम में ये बेंचेस लगे हुए हैं, ठीक है। हमारा कारपेंटर अच्छा नहीं है तो कभी कभी छोटे बड़े बेंचेस भी बना देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे हैं कैसे भी बैठ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 12। एक क्लासरूम में 12 बेंचेस हमने लगा के रखे हैं और पर बेंच एक स्टूडेंट बैठ सकता है। मैंने क्लास स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल देखिए, हमारा जो एक जो भी टीचर है, ठीक है। अभी टीचर का जो कॉस्ट है मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज टीचर लेते हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। मुझे रेंट पे करना पड़ता है 10,000 रुपीज, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है
सपोज 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट, या यूनिट की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर आर, ठीक है। और नंबर ऑफ आवर्स, लेक्चर जो चलता है ये सपोज मैं ले लेता हूं 300 आवर्स, कितना 300 आवर्स, ठीक है ऐसा। अब इसके अंदर आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपीज पर आ रहे हैं इंटू 300 करेंगे तो इसका कॉस्ट कितना आ गया, 3000 आया ना। तो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, 23,000, ठीक है। चलो प्लस में नोट्स का भी ले लेता हूं। नोट्स सपोज हमारे पास है 3,000 रुपीज पर स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को मुझे 3,000 रुपए का नोट्स देना पड़ता है, ठीक है ना। अभी इसमें से कुछ कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। अभी टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, वो ये नहीं दिखेगा कि 2 बच्चे बैठे हैं कि 10 बच्चे बैठे हैं, वो तो अपना पढ़ाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेता हूं कि ये कितना है, 10,000 रुपीज है, ठीक है। रेंट भी जो है आप देखिए यहाँ पर कितना है, 10,000 रुपीज है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अभी 300 घंटे पढ़ाना है, तो चाहे वहां पर 20 बच्चे बैठे हो या चाहे वहां पर 30 बच्चे बैठे हो, पढ़ाना तो 300 घंटे ही है ना। तो यहाँ पर इसको भी मैं क्या समझूंगा, ये भी क्या है, फिक्स्ड है। तो टोटल यहाँ पर ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 23,000 प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 3,000 रुपीज पर स्टूडेंट। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं। अगर 10 बच्चे आ रहे हैं, है ना, अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट इंटू 3 कितना हो गया, 30,000, बराबर है। तो ये दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 53,000। तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला टोटल कॉस्ट इज 53,000। गेटिंग इट। अच्छा, अभी सपोज मुझे एक बच्चा और बोल रहा है कि सर मेरा भी एडमिशन ले लो सर, मुझे भी पढ़ाओ सर। मैंने बोला नहीं बेटा, देखो यहाँ पर ना क्या हो गया है, यहाँ पर अभी सीट्स खाली नहीं है। हमारे जो टीचर है ना वो थोड़ा चल चल के पढ़ाते हैं इधर उधर। बोला नहीं सर, मैं ना किसी भी बच्चे के साथ में, मैं बहुत पतला हूँ, किसी भी बच्चे के साथ में एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। आपका एक स्टूडेंट इधर बैठा है ना, तो उसके साथ में मैं इधर बैठ जाऊंगा, मुझे एडजस्ट कर लो सर। तो सपोज अगर मैं वो एक एक्स्ट्रा बच्चे को ले लूं तो मेरा कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा, मुझे बताइए। तो यहां पर ये जो एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गया, उसके पीछे सिर्फ मेरा नोट्स का खर्चा होगा। किसका खर्चा होगा, नोट्स का। मुझे 3,000 एक्स्ट्रा खर्चा करना है बस, बाकी सारी सिचुएशन सेम हो जाएगी, है ना। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है, जो वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्म में तो है, बट ये एडिशनल यूनिट आने की वजह से स्पेंड करना पड़ रहा है, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा मार्जिनल cost. The cost which is incurred on extra unit of production is known as marginal cost. तो अभी हम रीड करते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ है, नेट एडिशन मेड 3,000 जो इंक्रीज हुआ है, क्यों इंक्रीज हुआ है, बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एन, मतलब ये ओल्ड, टोटल ओल्ड कॉस्ट माइनस टोटल न्यू कॉस्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। यहां पर हमारा देखो जो ओल्ड कॉस्ट था, हमारा जो ओल्ड कॉस्ट है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा TN, ये ओल्ड कॉस्ट है 53,000। और नया बच्चा, एक बच्चा और एक्स्ट्रा आने की वजह से
एक बच्चा और एक्स्ट्रा आने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा प्लस 3000, है ना। मतलब अब मैं स्पेंड करूंगा 56,000, तो इसको लिखेंगे Tn+1 या T1 ऐसा भी लिख सकते हो। तो न्यू माइनस ओल्ड मतलब 56,000 माइनस 53,000, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 3,000। ये 3,000 क्या है, इट इज मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स इज ₹200, देखो यहां पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर पहले जो हमारा खर्चा होता था बनाने का वो 200 रुपए हो रहा है और हमने 4 यूनिट से हमारा यूनिट बढ़ा दिया 5 यूनिट, अब हमारा खर्चा हो रहा है 250 रुपीज, मतलब ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपए है ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको हमने देखा कॉस्ट कंसेप्ट के रूप में। कॉस्ट कंसेप्ट में सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज टोटल कॉस्ट, फिर हमने देखा व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हमने देखा व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमने देखा व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, फिर हमने देखा व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट अभी हमें एकदम क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर बी, कंसेप्ट बी। कंसेप्ट बी क्या बोलता है, रेवेन्यू कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, रेवेन्यू कंसेप्ट। रेवेन्यू मतलब जो इनकम जनरेट हो रहा है, जो पैसा आ रहा है उसे बोला जाता है रेवेन्यू। क्या बोला जाता है, रेवेन्यू। The term revenue refers to the receipts obtained by a firm from the sale of certain quantities of a commodity at a given price in the market. देखो कितना सिंपल तरीके से इन्होंने बताया है कि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। क्या है, रेवेन्यू एक रिसीट है। कौन सा रिसीट, ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म, जो उस फर्म को मिला है। किससे मिला है, फ्रॉम द सेल, कुछ बेच करके मिला है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट गिवन प्राइस, जो प्राइस उन्होंने तय किया था, इन द मार्केट, मार्केट में कोई कमोडिटी एक प्राइस के ऊपर बेच करके जो पैसा जनरेट हुआ है उसे बोला जाएगा रेवेन्यू। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। देखो इसमें भी बात वही है, टोटल पैसा कितना आया, एवरेज पैसा कितना आया और मार्जिनल पैसा कितना आया। तो टोटल रेवेन्यू मतलब, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। पूरा का पूरा जो सेल मिलाकर, पूरा सेल हमारा कितने का हुआ है, उसका जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसे क्या बोला जाएगा, टोटल रेवेन्यू। इट इज द टोटल ऑफ इनकम ऑफ द फर्म, इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। इनकम, पूरे फर्म का इनकम जो जनरेट हुआ है उसे बोलेंगे टोटल इनकम। टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इसमें क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपने जितनी क्वांटिटी रखी थी बेचने के लिए और वो बिक गई, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। एग्जांपल, इफ अ फर्म सेल्स 15 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 200 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू 200 इंटू 15, 3000। वेरी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कर दो, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पहले से पता है कि नंबर ऑफ यूनिट आपने कितने बेचे डिवाइड बाय, सॉरी टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो आपका आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। ठीक है ना। तो अगेन यहां पर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, है ना। देखो टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू यहां पर कितना हुआ था, 3000 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना है यहां पर 15, तो आप 15 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 200। तो जो एवरेज रेवेन्यू है ना, वो हम क्या कंसीडर करेंगे, 200 रुपीज, मतलब प्राइस पर यूनिट की बात करें, कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं। देखो उन्होंने भी यही कैलकुलेशन यहां पर दिया है जो हमको मिल गया। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ध्यान से देखिए, जहां पर भी वर्ड मार्जिनल आता है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा यूनिट बेच करके जो पैसा आपके पास आता है उसे बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू।
Marginal revenue is the net addition made to total revenue by selling an extra unit of commodity. एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के आपको जो पैसा जनरेट हो रहा है उसे बोला जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। तो यहां पर TRN माइनस TRN-1, तो मार्जिनल रेवेन्यू nth यूनिट, टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर न्यू रेवेन्यू माइनस ओल्ड रेवेन्यू, मतलब एक यूनिट ऐड करने के बाद जो हमको रेवेन्यू मिला था उसको हम बोलेंगे न्यू रेवेन्यू। उससे माइनस करेंगे ओल्ड रेवेन्यू, मतलब एक यूनिट कम जब हमने बेचा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल इज 20 टेबल्स इज ₹4,000। हमने 20 टेबल बेचा था तो हमको 4,000 मिले थे, और जब हमने 21 टेबल बेचा तो हमें 4,200 मिले, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा 200 मिला, बस उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। देखो कितना आसान था, कितना इजी था, यस और नो। तो कॉस्ट कंसेप्ट और रेवेन्यू कंसेप्ट, इट इज वेरी मच इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। आप 2 बार 3 बार इसे लिखेंगे, बाय हार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर। जो जनरल ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला है व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इट स्लोप्स इज डैश। कैसा स्लोप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड जीरो। सो आंसर इज पॉजिटिव। आंसर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है तो हमें पॉजिटिव स्लोप दिखाई देता है। Number 2, an upward movement along the same supply curve is shown as dash। तो क्या आएगा इसके अंदर, ऑब्वियसली एक्सपांशन। क्या आएगा, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। A rightward shift in supply curve shows, rightward shift मतलब कहां हो जा रहा है, आउटवर्ड, बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। Other factors remaining constant when less quantity is supplied only due to fall in price, it shows dash। क्या होता है, fall in price की वजह से क्या लिखेंगे, contraction of supply। Net addition made to the total value by selling an extra unit of a commodity is dash। यहां पर सेल से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो फिर एक्स्ट्रा यूनिट जब भी आता है तो हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। कंप्लीट द कोरिलेशन, expansion of supply, price rises, contraction of supply, yes, price fall। price falls। total revenue dash average revenue TR divided by TQ। तो total revenue क्या होगा यहां पर, price into quantity, price into quantity। total cost is total fixed cost plus total variable cost। average cost is total cost upon number of unit। या टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी भी कर सकते हैं, राइट, करेक्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। डिमांड कर्व डैश, सप्लाई कर्व अपवर्ड, सो डाउनवर्ड। डैश चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन इन सप्लाई।
तो यहां पर हम लिखेंगे प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस इज कांस्टेंट। गिव इकोनॉमिक टर्म। कॉस्ट इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, cost incurred per unit of output. So average cost is the answer of this. Net addition made to the total cost of production, तो इसे हम क्या बोलेंगे? Marginal cost. Revenue per unit of output sold. Yes, average revenue. Average revenue, ठीक है? इसके अलावा कोई डिस्टिंग्विश हमें दिया हो या ऑब्जेक्टिव हमें दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। सप्लाई शेड्यूल हमको दिया है, प्राइस है 10, क्वांटिटी सप्लाई 200 यूनिट, फिर प्राइस 10 से 15 हो गया, फिर 20, 25, मतलब ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग टर्म में हमें दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो ये जो लिखा हुआ है ब्लैंक्स, उसको हमको फिल करना है। तो यहां पर हम अगर सीक्वेंस देखें तो यहाँ 20 से 25 हुआ, 20 से 25 होने पे हमारा क्वांटिटी सप्लाइड कितना बढ़ गया? 50 यूनिट से बढ़ गया। तो सिमिलरली यहाँ पर 10 से 15 हुआ तो हम कितना कर देंगे? 250, ठीक है। अगेन यहाँ 25 से 30 हुआ, 5 यूनिट बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा? 400, एंड देन 450, एंड देन 500। So in this way we can complete this table. ऑब्जर्व द मार्केट सप्लाई शेड्यूल, यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ पर सप्लाई शेड्यूल रखा हुआ है, और सप्लाई शेड्यूल में हमें क्या लेना होता है? टोटल लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपके सामने दिया हुआ है 45 + 20 कितना हो जाएगा? 65। तो 100 को हमको कंप्लीट करना है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 35, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 55 + 40 कितना हो जाता है? 95। तो 95 - 155, तो यहाँ पर टोटल लेने पर हमको 155 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? हम लिख देंगे 60। और सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 ABC का हम टोटल ले लेंगे 37 30, तो ये कितना आ जाएगा? 112। और लास्ट में इसको भी ऐसे करेंगे, 50 + 44 कितना हो गया? 94। और यहाँ पर 154 है तो यहाँ पर अगेन कितना आ जाएगा? 60, राइट। सो डन फॉर द डे। बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोग उन्हें रीड कीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ में अगले एपिसोड में। नया चैप्टर देखिए आपके सामने है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो इसको लेकर के मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।